हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपका फोर्थ पोएम एनर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थोड़ा सा बहुत पोएट के बारे में और पोएम के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम अपना पोएम का पहला पैरा पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस पोएम है, आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। चलिए। The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plod his weary way and leaves the word to darkness and to me. आइए बच्चों देखते हैं क्या है द कर्फ्यू टॉल। फर्स्टली we have to learn the meaning of some words। ठीक है, कर्फ्यू मीन्स होता है शाम को बजने वाली घंटी। चर्च में, इधर तो चर्च नहीं है, लेकिन चर्च में कुछ टाइम पे घंटियाँ बजती हैं। ठीक है, तो हर घंटियों का अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पे जब जो शाम को घंटी बजती है उसको बोलते हैं कर्फ्यू। ठीक है, टॉल मतलब होता है रिंग। तो फिर से देखें, कर्फ्यू मतलब क्या हो जाएगा, इवनिंग बेल ऑफ चर्च। टॉल मतलब हो जाएगा आपका रिंग मतलब घंटी। द नेल मतलब होगा साउंड ऑफ बेल मतलब घंटियों की आवाज़। ऑफ पार्टिंग डे मतलब क्या हो रहा है कि चर्च में शाम की घंटी बजती है या चर्च की घंटी बजती है ऑफ पार्टिंग डे, जिससे ये पता चलता है कि शाम हो गया है। ठीक है, मतलब शाम चर्च की घंटी बज रही जो इंडिकेट कर रहा है कि शाम हो गया है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोविंग मतलब होता है रंभाते हुए, जैसे गाय लोग आवाज़ करती है ना, मतलब कुछ पशुएं लोग आवाज़ करते हैं। हर्ड मतलब होता है पशुओं का झुंड। विंड मतलब धीरे धीरे चलना, स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो ओवर द ली मतलब होता है चारागाह, मतलब जहाँ पे गाय लोग चरने जाती हैं या कोई भी पशु। ली मतलब होता है चारागाह। तो कह रहे हैं जो पशु लोग थे वो लोग भी दिन भर चरने के बाद शाम हो गया तो वो भी अपने घर वापस पुनः जा रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड हिज वियरी वे। और प्लोमैन मतलब किसान भी अपने घर की तरफ, होमवर्ड घर की ओर, प्लॉड मतलब होता है धीरे धीरे चलते हुए। हिज वियरी मतलब वही थके हो ना, तो कह रहे मतलब वो थक गए हैं, दिन भर खेत में काम कर रहे थे, तो वो दिन भर खेत में काम करने के बाद वो भी थक गए हैं। अब घंटी बजने के बाद वो भी अपने घर की तरफ बढ़ने लगे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। पोएट कह रहे हैं कि अब इस कब्रिस्तान में केवल अंधकार और पोएट के सिवा कोई नहीं है। एक बार फिर से पूरा अच्छे से रिपीट कर रहे हैं हम लोग। The curfew tolls the knell of parting day. The loving herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward. कहने जो गिरजाघर की घंटी बजती है, जो ये जिससे ये पता चलता है कि शाम हो गया है। अब घंटी बजने के बाद जो घास के मैदान में जो पशु लोग थे वो लोग भी अब रंभाते हुए अपने घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और उनके साथ साथ उनके किसान लोग भी जो दिन भर खेतों में काम किए थे वो भी अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन भर खेतों में काम करने के कारण वे थक गए थे, इसलिए उनके पैर भारी हो गए, थके हुए वे। ठीक है, वो भी अपने घर से अब मतलब कब्रिस्तान की तरफ अब कोई नहीं है, सब कुछ खाली हो गया है। और डार्कनेस एंड मी मतलब बस अब उस कब्रिस्तान में बस केवल पोएट और अंधेरा ही बचे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कल कि जो पोएट है वो एक चर्चयार्ड में, कंट्री गांव के चर्चयार्ड में है, खड़े हैं। ठीक है, आइए, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, पहला पैरा है तो रेफरेंस आप लोग करके दिखाएंगे। द कर्फ्यू टॉल्स, ये लेसन पोएम का नाम और राइटर का नाम, पोएट का नाम। ठीक है,
आगे क्या है द कर्फ्यू, हाँ फिर उसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, रेफरेंस लिखने के बाद कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कहाँ की बातें हो रही है, क्या हो रहा है इस पोएम में, इस पैरा में। तो आप ऐसे कह सकते हैं द पोएट इज स्टैंडिंग इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पोएट कहाँ पे खड़े हैं, कंट्री चर्चयार्ड में। और इन दीज लाइन्स, और इन लाइनों में, या तो आप इतना भी कर सकते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द इंड्स ऑफ डे, मीन्स द पोएट डिस्क्राइब अबाउट इवनिंग, ठीक है। तो कह सकते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द एंड ऑफ डे मीन्स इवनिंग, ओके। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कहेंगे कि द पोएट सेज दैट, पोएट सेज दैट से शुरू करेंगे, द पोएट सेज दैट द बेल ऑफ चर्च आर रिंगिंग ना, द कैपिटल्स और द बेल ऑफ चर्च आर रिंगिंग, द रिंगिंग ऑफ बेल अनाउंस्ड दैट दिस इज द पार्टिंग डे। देखिए पोएट क्या कह रहे हैं कि घंटी बज रही है, कहाँ की बज रही है, चर्च की घंटी बज रही है, और जो चर्च की घंटी बज रही है तो ये क्या अनाउंस कर रही है कि दैट दिस इज द टाइम ऑफ पार्टिंग डे, मतलब ये दिन के बिछड़ने का समय हो गया है, अर्थात दिस इज द टाइम ऑफ इवनिंग। एंड और इसके बाद क्या करें, और फिर कह रहे हैं कि जो पशु लोग थे उसको कैसे करेंगे, आफ्टर ग्रेजिंग इन द फील्ड ना, खेतों में चरने के बाद, आफ्टर ग्रेजिंग इन द ग्रास लैंड कैटल आर रिटर्निंग टू देयर शेल्टर ना, अब चरने के बाद वो भी वापस लौट रहे हैं। अब उसके बाद भी प्लोमैन किसान भी, तो फिर उसके बाद टायर्ड फार्मर, टायर्ड मतलब थके हुए, टायर्ड फार्मर इज आल्सो रिटर्निंग होम, जो किसान है वो भी अपने घर वापस लौट रहा है। आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट डे, मतलब दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद, आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे, मतलब दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो भी वापस लौट रहा है। कहाँ लौट रहा है, होमवर्ड, अपने घर की तरफ, अर्थात घर को, ठीक है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड मी, अब पोएट कह रहे हैं अब इस संसार में उनके और अंधकार के सिवा कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस बन कि अब इस कब्रिस्तान में पोएट और अंधकार के सिवा कोई नहीं है, तो इसको कैसे कहेंगे, एंड देर इज नो वन इन दिस चर्चयार्ड एक्सेप्ट डार्कनेस एंड पोएट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखें, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर भेजेंगे हमें, थैंक यू। ऐसे एक बार फिर से दोहरा ले रहे हैं अगर नहीं आ रहा है, एक बार, बहुत आसान है। द कैपिटल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, मतलब शाम की गिरजाघर की शाम की घंटी बजती है, जिससे ये पता चलता है कि क्या पता चलता है कि शाम हो गई है। और जब शाम हो गई घंटी बजती तो चारागाह से जो कैटल थे, पशु थे, वो भी अपने घर लौट रहे हैं, और जो किसान थे वो दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो भी अपने घर वापस लौट रहे हैं। और बस अब कोई भी नहीं है वहाँ पर, केवल पोएट और अंधेरे के सिवा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।